से आपका। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी 9th क्लास, उसका चैप्टर केमिस्ट्री का 3rd रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जैसे किसी भी एलिमेंट का जो समावेश यूनिट होती है एटम्स होती है, और किसी भी कंपाउंड की जो समावेश यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी कुछ अपने पोस्टुलेट्स वगैरह दिए थे, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गई थी। उसके बाद एटम्स आयंस, उनका मास, मोलर मास, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, वो सभी हम इसके अंदर पढ़ना है। तो एक बार इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये पढ़ना क्या क्या है चैप्टर के अंदर। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ पढ़ने हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों को देखेंगे आगे। उसके बाद सेकंड नंबर पढ़ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड पे एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसी के साथ केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बाद आपका मोलर कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट, मोलर मास एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, ये सभी चीजें हमें डिटेल से स्टडी करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर देखते हैं, जिसमें दो लॉ दिए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट इसका लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोशियर। 1774 के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो केमिकल रिएक्शंस करने से पहले और केमिकल रिएक्शंस के बाद में मास के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी। तो देख लेते हैं, इसका डिटेल से स्टडी कर लेते हैं एक बार। प्रपोज बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोशियर इन 1774। ठीक है, 1774 के अंदर एंटोनी लेवोशियर ने ये बात कही। एंटोनी लेवोशियर को ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस किसी क्लोज सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। रिएक्शंस करने से पहले जो मास था वही आपका जो मास होगा वो रिएक्शंस करने के बाद में होगा। उसी को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in any chemical process in a closed system
mass of reactant is must be equal to mass of product। ठीक है। और ग्रामर के अंदर आपने मॉडल पढ़ाई होगा मस्ट। मस्ट का मतलब जहां हो गया है वो करना ही करना है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का जो मास था वो रिएक्शंस के बाद में उसके इक्वल होना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, जो रिएक्शंस आपने की है वो बैलेंस नहीं है, गलत फॉर्मूला है वो। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा इस बात का मतलब, दैट मींस मास neither be created nor be destroyed। It can change only one form to other। कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल उसकी फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट के अंदर चला गया, लेकिन मास पहले अगर 14 ग्राम तो 14 ग्राम था, तो प्रोडक्ट में भी आपका मास कितना होगा, 14 ग्राम ही रहेगा। ठीक। अब उसके बाद में जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो देख लेते हैं एक बार, ये नोट करेंगे। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे और सेम ही उनका रेशियो रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी अमाउंट हमने ले रखी है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखेंगे इसका। सबसे पहले इसको लिया किसने था, प्रपोज बाय प्राउस्ट ने। proposed by Proust in 1799। According to this law, in a compound elements are same and their ratio will be same। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आपके कैसे होंगे, एक ही फॉर्म के होंगे और उनका जो मास होगा वो भी कैसा होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उनका रेशियो के होगा। ठीक है। जैसे H2O है, मास कितना है 1, हाइड्रोजन का, और 2 हो गए, 1 और 1 2, 16 है, यानी 18। यही रहना है हाइड्रोजन का और वाटर का मास। ठीक है। तो इनके रेशियो के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका अगर मान लो हमें प्रूफ करना है कि एक्सपेरिमेंटल किस प्रकार से हम उसको शो कर सकते हैं कि रिएक्टेंट के जो मास थे वो भी इक्वल रहेंगे प्रोडक्ट के मास के, कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं एक बार। Experiment on law of conservation of mass।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसमें क्या करेंगे कि एक तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे अपने पास और एक सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। दोनों को अलग अलग बिकर के अंदर एक एच शेप की ट्यूब होती है उसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद दोनों को ऊपर से बिल्कुल सील कर देंगे। सील करने के बाद दोनों का वेट करेंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का भी सोडियम क्लोराइड का भी। वेट करने के बाद में उसको हम बिल्कुल कुछ समय के लिए रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और दोनों को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद कुछ समय के लिए हमने उसको रख दिया है, डिस्टर्ब नहीं किया है, तो उन दोनों की क्या हो रही है, बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद में उनका दोबारा से वेट करेंगे, तो जो वेट पहले किया गया था वही वेट उनका बाद में निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो गए हैं। देख लेते हैं एक बार। When silver nitrate react with sodium chloride in H-shaped tube, ठीक है, H-shaped separate tube, अलग अलग ट्यूब के अंदर दोनों को डाल दिया गया है। सील्ड द ट्यूब को सील कर दिया गया है और उसका वेट कर दिया गया है एंड वेट इट। आफ्टर दिस ट्यूब आर इन्वर्टेड, ट्यूब को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है एंड प्लेस फॉर ए टाइम in no disturbance, और कुछ समय के लिए उनको रख दिया गया है, उनको बिल्कुल भी हम हिला नहीं रहे हैं, ठीक है। जब उनको रखा गया है बिल्कुल कांस्टेंट कंडीशंस के अंदर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कुछ समय बाद जब केमिकल रिएक्शन होंगी तो क्या बनेगी, वो AgNO3 प्लस में NaCl। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaNO3 प्लस में AgCl, ठीक है। अब इसका जो पहले मास था रिएक्शंस के बाद में, इसका जो मास है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही इसका प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। दूसरी बात, जो अपना डेफिनाइट प्रोपोर्शन है उसकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड को हम एलोट्रोप से प्राप्त करते हैं, एलोट्रोप से गेट किया हमने उस कंपाउंड को, तो उस वाले चक्कर में वो जो कैपेसिटी होती है उसकी, गुड्स की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लिख लेंगे लिमिटेशन उसके। Limitation of law of definite proportion, when a compound formed from an allotrope जब किसी कंपाउंड को हम एलोट्रोप से प्राप्त करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, कंपाउंड को होल्डिंग करने की कैपेसिटी होती है, वो वहां पे ना के बराबर हो जाती है, मतलब कोई असर नहीं दिखाएगी वहां पे। नो होल्डिंग फोर्स कैपेसिटी अप्लीकेबल। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी जो कंपाउंड होगा वो एलोट्रोप से प्राप्त हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट कंपाउंड ही होना चाहिए, वहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शंस का रूल लागू नहीं होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि कुछ एक जो
एक तो सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एटम्स होती है। ठीक, एटम्स केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट कर सकते हैं। दूसरा, फ्री स्टेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीसरी बात उसने क्या कही थी कि एलिमेंट का जो मास होगा वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जबकि कंपाउंड का जो मास होगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 पोस्टुलेट्स डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर दिए थे, वो हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं एक बार। Dalton atomic theory, some postulates are कुछ ही तो पोस्टुलेट्स हैं जो अवधारणा दी उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट तो क्या था कि सबसे जो छोटी इकाई है एलिमेंट की वो एटम है, उसको हम इंडिविजुअल है, वो मतलब उसको हम दूसरे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट is atom, which is individual। ठीक है, ये they can take part in chemical reactions, जो एटम्स होंगे वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। Atoms can take part in chemical reactions थर्ड जो पोस्टुलेट थी कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा वो आपका सेम होगा, जबकि कंपाउंड का जो मास होगा वो आपका अलग होगा, डिफरेंट होगा। एलिमेंट हैव सेम मास but the compound have different mass। ठीक है, एलिमेंट का तो मास सेम होगा लेकिन जो कंपाउंड होंगे उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये पोस्टुलेट्स थी एटम, उसकी एटॉमिक थ्योरी की, डाल्टन्स की। और इसके साथ साथ क्या बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। चलो एक बात और यहाँ पे, एटम्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और नॉट। फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी करेगा। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि करे ही और ना जरूरी भी नहीं है कि ना ही करे, तो कर सकता है। अब कुछ एक जो साइंटिस्ट बाद में हो रहे थे उन्होंने क्या कहा था कि ये जो थ्योरी है, कुछ एक जो पॉइंट है इसके वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसकी जो कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी, वो क्या क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। ड्रॉबैक्स क्या थी, एक तो कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट है एटम विच इज इंडिविजुअल। डाल्टन ने क्या कहा था कि इस जो छोटी इकाई है वो एटम है और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसको डिवाइड करने गया था किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, जो इससे भी छोटे टुकड़े और आ गए थे। लेकिन इनके द्वारा कभी भी केमिकल रिएक्शंस का निर्माण नहीं हुआ। केमिकल रिएक्शंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हमेशा एटम्स की। ठीक है, लेकिन एटम के छोटे टुकड़े जरूर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहां पे फेल हो गई थी। दूसरा, एलिमेंट है सेम मास बट इन द कंपाउंड है डिफरेंट मास, जबकि आपका आर्गन और कैल्शियम है। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम, इनका दोनों का क्या होता है, 40 AMU मास होता है। तो उसने क्या कहा था, एलिमेंट होंगे उनका मास सेम हो सकता है, कंपाउंड का नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे क्या था, दोनों का सेम मास था। तीसरी बार उसने जो कमी थी वो क्या थी, उसने कहीं पर भी एलोट्रोप्स का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, तो बाद में क्या हुई, एलोट्रोप्स भी आ गए थे, कार्बन भी आ गए जैसे, तो
उसके भी कोई उसने प्रॉपर बैलेंस नहीं रखा था एलोट्रोप्स के लिए, तो वहां पे भी वो थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो उसकी जो कुछ एक कमियां हैं वो हम लिख लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स का मतलब है कमियां, ठीक है। तो पहली कमी क्या थी, उसने कहीं भी एलोट्रोप के एग्जिस्टेंस के बारे में विचार नहीं किया था, नहीं हमने कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बताए थे। नेवर एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप, ठीक है। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअल इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम्स को डिवाइड जरूर करने का था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर, लेकिन इनके द्वारा कभी भी केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं हुई। बट chemical reactions not formed by these elements, ठीक है। उसके बाद एक मास वाला था कि क्लोरीन का और जो आर्गन का मास है वो आपको दोनों क्या है 40 है, जबकि उसने क्या कहा था कि कंपाउंड का मास हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर्गन and calcium have 40 mass, AU atomic mass, but carbon has different compound have different mass, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी उसकी कमियां थी। अब बात करते हैं एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की और केमिकल फॉर्मूला, जो अगला टॉपिक है इसमें। एटम्स, आयंस, molecules, ions and chemical formula। ठीक, एटम्स और मॉलिक्यूल देखते हैं। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एटम्स जो होगा वो आपका सबसे छोटी यूनिट होगी एलिमेंट की, ठीक है। वही जो डॉल्टन ने बताया था सेम एलिमेंट वही एटम्स, वही डेफिनेशन होगी। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम एटम बोलेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरा, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन
फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैन बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होगी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये हमेशा क्या रहेंगे फ्री स्टेट के अंदर। मॉलिक्यूल्स आप क्या रहेंगे हमेशा फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस तो पड़ेगी ही। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया एटम्स का और मॉलिक्यूल का। उसके बाद देखते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं कि जहां पे कहीं ना कहीं आपका चार्ज का जिक्र किया हुआ होगा, ठीक है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरा क्या हो सकता है शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयंस बेसिकली दो ही प्रकार के होंगे आपके, एनायन और कैटायन। कैटायन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन के ऊपर हमेशा क्या होगा नेगेटिव चार्ज मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो देखते हैं एक बार। Ions in an element where are loss of electron or gain of electron means क्या हो रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चार्ज का जिक्र हो रहा है, ठीक है। या फिर लिख लेंगे इन एन एलिमेंट वेयर आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे आयन बोलेंगे। या फिर क्या करेंगे स्टडी अबाउट द चार्ज, वो भी क्या होंगे आपके आयंस होंगे, ठीक है। अब आयंस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। Ions are two types, cation और anion, ठीक है। कैटायन इसका मतलब क्या होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉन में किसी को दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे पर पॉजिटिव चार्ज है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से दूसरे से ले रहा है वो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार के चार्ज हो गए। उसके बाद एक होता है एटॉमिसिटी, अगला जो टॉपिक है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम जितने भी प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिसिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिसिटी उसी को बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ओजोन है, ठीक, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे 3, नंबर ऑफ एटम, तो एटॉमिसिटी 3 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन है उसकी 2 हो गई,
इसी प्रकार मान लो जैसे कि आपका सल्फर है S8, उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 8 होगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है यहाँ पे वही क्या होगी उसकी एटॉमिसिटी होगी। एटॉमिसिटी के आधार पे इनका जो कंपाउंड होते हैं इनको हम तीन प्रकार, जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन प्रकार कौन कौन से होंगी? मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है मोनोएटॉमिक, जहां पे केवल आपको क्या मिलेगा एक एटम मिलेगा। तो एक एटम कहां पे मिलेगा? जैसे नोबल गैस होती है अपनी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या है? मोनोएटॉमिक है। नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। डायटोमिक, जहां पे आपके दो एटम्स होंगे, जैसे मान लो N2H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी क्या है? डायटोमिक है। हाइड्रोजन क्लोराइड है। ट्राइएटोमिक, जहां पे आपके तीन एलिमेंट होंगे, CO2, H2O, ये आपके क्या है? ट्राइएटोमिक है, जहां पे तीन एलिमेंट होंगे। तो एटॉमिसिटी के आधार पर तीन प्रकार से एटम को डिवाइड किया जाता है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनो में जहां पे केवल आपका सिंगल एटम होगा, डाई में जहां पे आपके दो एटम होंगे, और ट्राई के अंदर आपके तीन एटम होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा अपना, उसमें जैसे केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि कुछ एक जो सब्सटेंस है उनके जो नाम है वो आपके लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज के अंदर वो देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंस है, कौन से सब्सटेंस है जो हम बेसिकली यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए, सिंबल ऑफ some element used in Latin, लैटिन लैंग्वेज के अंदर कुछ ही तो सिंबल होते हैं उनको यूज किया गया है। जैसे मान लो एक तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर है, आयरन, ठीक है, टंगस्टन, तो सोडियम को क्या लिखते हैं हम? Na। इस Na का मतलब क्या होता है? नोट्रियम। तो इसका Na यहां से लिया गया है, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है? आपका K होता है, और K कहां से लिया गया है? इसका जो नेम होगा क्या होगा? कैलियम। उसके बाद मरकरी है, मरकरी को हम लिखते हैं Hg के रूप में, और Hg का मतलब क्या होता है? हाइड्रागायरम। कॉपर Cu, ठीक है। क्यूब्रम इसको बोला जाता है। आयरन Fe, फेरम, टंगस्टन W है, वोल्फ्रम। तो ये कुछ तो सिंबल हैं जिनको हम कहां से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं। सोडियम का Na कहां से लिया गया? नोट्रियम से। पोटेशियम का K है, K लिया गया आपका कैल्शियम से। उसके बाद मरकरी जो Hg है वो लिया गया हाइड्रोगायरम से, और आयरन कॉपर क्यूब्रम से, आयरन फेरम से, टंगस्टन W वोल्फ्रम से, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन होते क्या हैं?
पॉली एटॉमिक आयन ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी केमिकल फॉर्मूला का यूज किया गया होगा, ठीक है, और उसके ऊपर बेसिकली चार्ज दर्शाया गया होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ चार्ज एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल which carry charge, जिसके ऊपर क्या पाया जाएगा, चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो CO3 2 माइनस है, NO4 प्लस, ये सभी क्या बोले जाएंगे, इनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोला जाएगा, ठीक।